गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। नाइन्थ हिंदी। आज हम हिंदी में चैप्टर 8 के बारे में समझने जा रहे हैं। ध्यान से सुनिएगा। टाइटल है गुलमर्ग की खिड़की से एक रात। गुलमर्ग नामक जो स्थल है वहाँ पे जो ये लेखक मोहन राकेश रुके हुए हैं और उस खिड़की से उन्होंने एक रात में जो दृश्य देखा है उस दृश्य के बारे में कवि ने यहाँ पे बताया है कि गुलमर्ग का जो प्रवास यात्रा जब की जाती है तब लेखक को जो एहसास हुआ है वो एहसास हमारे सामने उसने रखा गया है। यानी कि जब हम यात्रा वृत्तांत लिखते हैं निबंध के तौर पर, ऐसे के तौर पर, तो प्रवास वर्णन किस तरह से किया जाता है ये बात भी हमें यहाँ से सीखने को मिलती है। तो लेखक है मोहन राकेश। सन 1925 से 1972 उसका समय। मोहन राकेश का जन्म जालंधर पंजाब में हुआ था। इनके पिता व्यवसाय से वकील थे परंतु उनकी साहित्य में बहुत रुचि थी। अतः राकेश को बचपन से ही घर में पर्याप्त साहित्यिक वातावरण प्राप्त हुआ। फ्रेंड्स, यहाँ पे ये भी हमें समझना है कि संस्कार माता पिता के माध्यम से ही सबसे ज़्यादा, घर के माध्यम से ही सबसे ज़्यादा आते हैं। तो ये बात भी यहाँ पे हमें देखने को मिलती है कि साहित्य परिवेश, तो साहित्यिक वातावरण भी मिला। उन्होंने हिंदी तथा संस्कृत में एमए तक शिक्षा प्राप्त की और तत्पश्चात यानी बाद में DAV कॉलेज जालंधर में हिंदी विभाग के अध्यक्ष के रूप में अध्यापन कार्य किया। कुछ समय तक उन्होंने सारिका कहानी पत्रिका का सफल संपादन किया और बाद में वे स्वतंत्र लेखन करते रहे। कहानी लेखन के साथ साथ इन्होंने उपन्यास और नाटक भी लिखे थे। इनकी प्रमुख रचनाओं में इंसान के खंडहर, देखिए नाम दिया गया है इंसान के खंडहर। खंडहर मकान के होते हैं, लेकिन यहाँ पे लेखक ने बताया है कि इंसान के खंडहर। अब इंसान के खंडहर का मीनिंग क्या हुआ कि मनुष्य है लेकिन खंडहर की तरह, यहाँ पे कोई रह सकता नहीं है वैसा, यानी कि कुछ रहस्य की बात जुड़ी हुई है उसके साथ। नए बादल, बारिश आने के समय नए बादल की बात, एक और आदमी आदि कहानी संग्रह तथा अंधेरे बंद कमरे, न आने वाला कल प्रसिद्ध उपन्यास है। आषाढ़ का एक दिन, आधे अधूरे तथा लहरों के राजहंस इनके प्रसिद्ध नाटक है। मोहन राकेश मूलतः एक सफल कहानीकार तथा नाटककार है। तो यात्रा वर्णन ये इसका साहित्य प्रकार होगा। यात्रा वर्णन में यात्रा जिस व्यक्ति ने की है उस व्यक्ति ने वहाँ जाकर के क्या देखा और देखने के बाद उसे क्या महसूस हुआ उसका वर्णन वो अपने वृत्तांत में लिखता है। हम क्या रिपोर्ट राइटिंग, अहवाल लेखन हिंदी में। तो ये रिपोर्ट हमारे सामने रखा है। साहित्य प्रकार क्या होगा? यात्रा वृत्तांत। मैं आपको बता देता हूँ कि लेखक का नाम, चैप्टर यात्रा वृत्तांत, कहाँ से लिया गया है? परिवेश नामक पुस्तक में से लिया गया है। और ये सारी चार बातें हमें याद रखनी है। और चैप्टर, लेखक, साहित्य प्रकार और कहाँ से लिया गया है, ये चार बातें हमें खास याद रखनी है। आगे, गुलमर्ग की खिड़की से एक रात परिवेश से लिया गया है। इस यात्रा वृत्तांत में लेखक ने गुलमर्ग के प्राकृतिक सौंदर्य का स्वानुभूत, देखिए मित्रों, ये कौन सा वर्णन? प्राकृतिक सौंदर्य, नेचर को देखने का टाइम
अब हमारे पास नहीं रहा है ऐसा हम मान सकते हैं, क्योंकि ज़्यादातर लोग मोबाइल फ़ोन में लगे हुए रहते हैं, इसलिए प्रकृति के का अनुभव वो अच्छी तरह से कर नहीं सकते हैं। तो यहाँ पे प्राकृतिक सौंदर्य की बात बताई है। और स्वानुभूत विवरण, स्वानुभूत यानी अपने आप, सेल्फ एक्सपीरियंस से उसने ये विवरण प्रस्तुत किया है। गुलमर्ग का सारा वातावरण इनको अपने में समाया सा लगता है। गुलमर्ग की एक रात का अकल्पनीय सौंदर्य इनसे बुलाया ही नहीं जाता। तो शुरू करते हैं यात्रा वृत्तांत। खास हमें ये याद रखना है कि यात्रा वृत्तांत किस तरह से किया जाता है। आप कहीं भी जाए तो वहाँ की छोटी छोटी बातें, महत्व, इम्पोर्टेंस जो अलग है, उसे अपने नोटबुक या अपने मानस पट में उसे फिट कर दीजिए, जिससे आप किसी के सामने उसका वर्णन अच्छी तरह से कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं। कुछ जगहें होती है जिन्हें आंख एक बार देखती है तो चौंक उठती है। वाह, होता है ना, इतना सुंदर। फिर धीरे धीरे परिचित होकर उदासीन हो जाती है। एक बार देखने से जो अच्छा लगता है, धीरे 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 वो ज़्यादातर देखने के बाद उसको देखने की जो इच्छाएं होती है वो धीरे 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 कम होती जाती है। लेखक ने यहाँ पे बताया है, गुलमर्ग ऐसी जगह नहीं है। लेखक का अनुभव, मैं जब पहली बार गुलमर्ग गया तो मुझे वहाँ कुछ भी असाधारण नहीं लगा। एक खुला सपाट मैदान, देवदारों के घने झुरमुट और बस। तब मैं घंटे भर में सारा गुलमर्ग देख आया था। यानी कि देखने की दृष्टि जिसके पास नहीं होती है, वैसे लोग को क्या दिखता है? तो एक खुला सपाट मैदान और देवदार नामक वृक्ष के घने झुरमुट, बस, और उसके अलावा कुछ नहीं। लेकिन देखने की दृष्टि जो विशाल होती है, कवि की आत्मा होती है, कवि का जीव होता है, तो वो उससे भी ज़्यादा सब कुछ देखता है। वो लेखक ने देखा है, वो हमें आगे देखना है। मगर बाद में महीनों वहाँ रहने पर एहसास हुआ कि पहली बार तो क्या, बाद में भी कभी इस स्थान को पूरा नहीं देख पाया। उसे पूरा कभी देखा ही नहीं जा सकता। शायद यही कारण है कि गुलमर्ग में रहकर वहाँ के साथ व्यक्ति की आत्मीयता धीरे धीरे इतनी गहरी हो जाती है कि वह अपने को भी उस सपाट मैदान के एक हिस्से के रूप में ही देखने लगता है। कौन कौन सी वस्तुएं उसके साथ जुड़ी हुई है, यानी अपने आप को वो अपनत्व उस जगह का उसे प्राप्त हो जाता है। कांपती तितलियों, उड़ते बादलों और बर्फ से चमकती पहाड़ियों की तरह, जैसे वो प्रकृति उस स्थल के साथ एकजुट हो गई है, उसी प्रकार लेखक उसके साथ घुल मिल गए हैं। हिस्से दूसरी और वह पूरा विस्तार जिसमें वह स्वयं भी रहता है, उसे अपने में समाया सा लगता है। यानी कि लेखक वहाँ के प्राकृतिक वातावरण के साथ जुड़ गए हैं। किस तरह? तो सूर्योदय देखा, सूर्यास्त देखा, दोनों संध्याएं देखी, घना कोहरा देखा, ओस, घना कोहरा यानी ओस, हम कहते फॉग सा, दुम्मस, पीली धूप देखी और सब कुछ। इसलिए जब व्यक्ति गुलमर्ग से चलता है तो एहसास होता है अपने से ही बिछुड़ने का, यानी कि एक अपनापन सब छा जाता है। थोड़े दिनों रहने के बाद, एक दिन में ये सब नहीं हो पाता, यानी कि एक लगाव सा, उस जगह के साथ एक लगाव सा हो गया है अपने उस रूप से, जो कि इतना परिचित होते हुए भी सदा अपरिचित बना रह जाता है। अपरिचित, वहाँ अपना कुछ नहीं है लेकिन फिर भी अपनत्व। तो ये एहसास कवि के हृदय में हुआ है, लेखक के हृदय में हुआ है। आगे, गुलमर्ग में सपने फूल बनकर उठते हैं। जब हम प्रकृति के साथ, प्रकृति की गोद में खेलते हैं तो हमें ये एहसास होता है। यानी सभी स्टूडेंट को मैं ये कहना चाहूँगा कि जब भी आपको रिलैक्सेशन का समय मिले तो प्रकृति का मजा लीजिए। प्रकृति को हम जानते हैं, प्रकृति
को हम पहचानते हैं, प्रकृति का ऐसा समय होता है तो हमारी दृष्टि विशाल होती है, हमारा मन विशाल होता है, हमारे विचार विशाल विशाल होते हैं। यानी कि कुछ स्टूडेंट में क्या होता है कि कुछ किसी के बारे में बोलने की बात आती है, लिखने की बात आती है, तो वो ज़्यादातर लिख पाते नहीं है या बोल पाते नहीं है। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उसके बारे में हमने कभी सोचा ही नहीं है। इसलिए हमें कुदरत के द्वारा दी हुई सभी चीज़ वस्तुओं के बारे में जानना चाहिए, समझना चाहिए और उसका आनंद लेना चाहिए, जिससे क्या होता है कि कभी भी इसकी ज़रूरत पड़े तो हम पीछे नहीं हट सकते, हमें पीछे हटना ज़रूरी नहीं होता है। इसलिए पीछे न हटने के बजाय हमें उसका परिचय हो तो हम उसकी ज़रूरत के समय उसकी समझ हम कि दूसरे व्यक्ति को भी अच्छी तरह से दे सकते हैं। तो ये हमें यहाँ पे बताया गया है। तो गुलमर्ग में सपने फूल बनकर उगते हैं, हरियाली के आर पार, लाल लाल छतों के ऊपर, आकाश में आंखें मुग्ध होकर देखती रहती है। मुग्ध यानी स्थिर होकर, आश्चर्यजनक देखती ही रहती है। और फूलों में नए नए रंग भर जाते हैं, वातावरण में नई नई कोम्पलें फूट आती है। फूल की छोटा फूल, छोटे पत्ते, वो कोम्पल के तौर पर हर क्षण एक नए अनुभव, नए रोमांच की सृष्टि होती है। यानी कि हर पल लेखक को नया लगता है। बादलों के पोर्टिको के नीचे छत, पोर्टिको या फिर बादलों रूपी छत में, ऊपर आसमान पे बादल रूपी छत में पोर्टिको के रूप में के नीचे लोग बाहें फैलाए घास पर बैठे हैं, अब खुले सपाट मैदान में। दूर दूर तक सैलानियों की पंक्तियाँ घोड़े दौड़ाती नजर आती है। सैलानी मुसाफिर, रंगों के कुछ बिंदु हरियाली के पट पर जहाँ तहाँ छिटके हैं। सहसा प्रकाश से नन्ही नन्ही पारदर्शक बूंदें पड़ने लगती है। रंगीन बिंदुओं का पूरा विस्तार एक बार सिहर जाता है और अपने को समेटने लगता है। हरियाली का सपना कुहासे के फूल में बदल जाता है। मैदान सुरमई आभा ओढ़ लेता है। सुरमई आभा संगीत की दुनिया, कई सजीव व्यक्ति, जीव जंतु, प्राणी, पशु पक्षी सभी की आवाज़ एक दूसरे के साथ जुड़ जाती है। ऐसे एक संगीत जैसा वातावरण हमें महसूस होता है। तो एक बार सिहर जाता है, सिहरना यानी सिकुड़ना, ठंड लगती है तब सिहर जाते हैं ना, इस तरह, और अपने को समेटने लगता है। हरियाली का सपना कुहासे के फूल में बदल जाता है। कुहासा सुबह का समय, धूप ज़्यादा नहीं होती है, धुम्मस जैसा वातावरण। उसके बाद हरियाली का सपना कुहासे के फूल में बदल जाता है। मैदान सुरमई आभा ओढ़ लेता है। जब चारों तरफ धुंध ही धुंध है और बेबस होकर फैली पगडंडियों की पतली पतली नरम बाहें, जब तक बादल बरसेगा बाहें फैली रहेगी ऐसे ही कोमल, विस्मृत और निढाल। निढाल यानी आलसू। बस ऐसा वातावरण सभी को मिल गया है कि बस वहाँ ही रहने की इच्छा होती है, वहाँ ही पड़े रहने की इच्छा होती है। बेबस, लाचार होकर कुछ काम करने की इच्छा नहीं होती है, बस वैसे ही आनंद लिया जाता है प्रकृति का। और विस्मृत, विस्मृत यानी खोया हुआ, विस्मृत यानी खोया हुआ। ये 3 शब्द के अर्थ हमें ज़्यादा देखने हैं। कौन से शब्द थे? कोमल, कोमलता, प्रकृति की कोमलता। विस्मृत, खोया हुआ, अपने आप में प्रकृति में खोया हुआ। निडाल, आलसू, बस कुछ काम करने की इच्छा नहीं होती है, बस प्रकृति का आनंद लूटना है, ये बात। सूरज चमकेगा तो फूल में से नया सपना जन्मेगा। आकाश में बादलों के नन्हे नन्हे द्वीप इधर उधर भटकते फिरेंगे। भेड़ों और बकरियों में रेवड़ पगडंडियों पर टक जाएंगे, यानी कि पशु वहाँ आने लगेंगे। दिन तब रात की प्रतीक्षा करता सा प्रतीत होगा। लेखक कहते हैं कि दिन की
में जो आवाज़ें सभी की आ रही है, वो आवाज़ धीरे 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 रात के समय शांत होने की तैयारी कर रही है। ऐसा वातावरण, रात आएगी तो सब कुछ खामोश हो जाएगा। मैदान की वह खामोशी भी जो दिन के समय इतनी वाचाल हो जाती है। दिन के समय जो वाचाल होती है, यानी कि सब आवाज़ें सभी की, वो रात के समय खामोश हो जाती है। गुलमर्ग की वह रात मुझे कभी नहीं भूलेगी। अब कवि जो अनुभव हुआ है उसके बारे में बताते हैं। पहले हमने जो ये पढ़ा उसमें कवि ने क्या कहा है, लेखक ने पूरा गुलमर्ग किस तरह सा है उसकी बात बताई, और अब वो लेखक अपने अनुभव के बारे में बताने जा रहे हैं कि मैं होटल की खिड़की में खड़ा था। दूर, बहुत दूर, सामने से एक बरसती घटा मेरी तरफ बढ़ती आ रही थी। जैसे कवि घटा के साथ बात कर रहे हैं, ऐसा बताते हैं कि मैं प्रतीक्षा कर रहा था कि कब वह मुझ तक पहुंचे और मुझे अपने में लिपट ले। बरसती घटा में गिर जाने से बड़ा सुख मैंने बहुत कम जाना है। जैसे बारिश, पहली बारिश होती है तो तब बच्चे या बड़े सब जिसे वो अच्छा लगता है वो लोग बारिश में चले जाते हैं, उसका आनंद लुटाते हैं भीगने के लिए। तो ये आनंद लेना चाहिए। कोई जगह पे नाच गान हो रहा है, डांस, तो कई लोगों का मन हो जाता है नाचने के लिए, लेकिन वो नहीं कर पाते हैं। वो देखते हैं कि कैसा लगेगा, लोग क्या कहेंगे। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब भी खुशी का मौका मिले लुटा लेना चाहिए, क्योंकि ये अच्छा वक्त फिर आए ना आए। यानी कि अच्छे वक्त का एंजॉय हमें कर लेना चाहिए, आनंद अच्छी तरह से लूट लेना चाहिए। जो लोग ऐसा सोचते हैं कि लोग क्या कहेंगे, तो मैं भी ये कहना चाहता हूँ कि सबसे बड़ा रोग है क्या कहेंगे लोग। सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, ये सबसे बड़ा रोग है। क्या कहेंगे लोग ये सोचते हैं, वो लोग कुछ कर पाते नहीं है। इसलिए हमें ये सोचना चाहिए कि लोगों को जो कहना वो कहे, हमें अपना काम करते रहना चाहिए। ये हमें सीख मैं आपको देना चाहता हूँ। आगे पढ़ते हैं कि लेखक प्रतीक्षा कर रहे हैं उस घटा की बरसने के लिए, कि घटा मुझ पर बरस जाए, और इस बड़ा सुख मैंने बहुत कम जाना है। घटा ऊपर से गिर आए और व्यक्ति को छोटा करके उस पर छा जाए, यह इससे अलग स्थिति है। इस बार आती हुई घटा का हर संकेत मेरे सामने था और मैं उसके बराबर होकर अपनी खिड़की में खड़ा उसे बुला रहा था कि आ आ आ। मैं तुझसे कमजोर नहीं हूं। घटा से बात करते हैं लेखक कि मैं तुझसे कमजोर नहीं हूं। हवा तेज थी मगर घटा तेजी से नहीं बढ़ रही थी। लेखक तीव्रता है लेखक में, जिज्ञासा है कि हालांकि तूफान बहुत उठा हुआ था, बार बार जोर की गरज होती थी जिससे धरती और आकाश की सिराएं कांप जाती थी। बार बार सामने के चित्रपट पर बिजली कौंधती थी और प्रकाश का वह भयानक विस्फोट हर चीज को नंगा कर जाता था। बिजली होती है तो शाम के समय अंधेरे में बिजली के प्रकाश में सभी चीज वस्तुएं हमें दिखाई देती है। यानी कि दिखाई देना, नंगी, यहाँ पे लेखक ने कहा है कि नंगी कर जाना, यानी क्या, चीज को नंगा कर जाता है, यानी वो चीज दिखाई देती थी, ये बताया गया है। मैं खुश था कि थोड़ी देर में ये बूंदे मेरे ऊपर बरसेगी। बिजलियों का यह कहर यानी अत्याचार, बिजली जो बार बार होती है उससे लोग डरते हैं, किसी की मृत्यु भी हो जाती है जिस पर वो बिजली गिरती है। वो व्यक्ति या पेड़ टूट जाता है, व्यक्ति पर गिरती है तो, या कोई सजीव पर गिरती है तो वो मर जाता है। तो ये सारी घटना या कहर एक प्रकार का अत्याचार, मेरे पर भी टूटेगा। लेखक ऐसा सोचते हैं। आगे कहते हैं कि मैं बाहें फैलाकर सामने से उसे अपने ऊपर लेने के लिए तैयार था। फिर भी लेखक इस आनंद को लुटाने के लिए सभी तरह से तैयार है। लेकिन आगे क्या होता है कि मगर अचानक हवा रुक गई, बढ़ता हुआ तूफान जहाँ का तहाँ ठिठक गया, यानी कि वहाँ ही रुक गया,
और दूर ही पर कटे पक्षी की तरह दम तोड़ने लगा, यानी कि बारिश वहाँ ही दूर, लेखक से दूर गिरने लगी। तो लेखक निराश हो गए कि जो सोचा था वो हो सका नहीं। बिजली की सांस रुकने लगी और मेरी भी, क्योंकि हवा के रुक जाने से मुझे भी बहुत ऊंचे आसमान से नीचे जाना पड़ा था। तो यानी कि लेखक के अपनी कल्पनाओं में आसमान में चले गए थे, इसलिए बिजली भी रुक गई और लेखक को भी नीचे आना पड़ा, यानी अपनी काल्पनिक दुनिया में से वो नीचे आ गए। तूफान का जोम उतर गया, तूफान भी कम हो गया और उसके साथ ही मेरा भी। मैं उसके बराबर का कभी नहीं हो सका। लेखक को जो घटा के साथ एकमय हो जाना था, एक लीन होना था, वो हो पाया नहीं, इसलिए लेखक निराश है और वो कहते हैं कि मैं जो चाहता था वो हो पाया नहीं। वे ऐसे क्षण थे, लेखक आज भी कहते हैं कि वे वैसे क्षण थे जो जीवन में एक दो बार ही आते हैं। गुलमर्ग में रहते हुए ऐसे क्षण हर किसी के जीवन में किसी न किसी रूप में अवश्य आते होंगे। तभी तो मुद्दत ज़्यादा था वहाँ जो लोग रहते हैं, वहाँ रह चुकने पर भी कोई आकर्षण व्यक्ति को फिर खींचकर वहाँ ले जाता है। कई बार रहने के बाद भी वहाँ जाने की इच्छा होती है, वरना वहाँ है क्या, एक खुला सपाट मैदान जहाँ ज़्यादा गोल्फ खेली जा सकती है। व्यक्ति क्यों बार बार वहाँ जाना चाहता है? लेखक को प्रश्न होता है, क्या गोल्फ खेलने के लिए ही? नहीं, मगर ऐसा नहीं है। गोल्फ खेलने के लिए ही नहीं, उस प्रकृति का आनंद लुटाने के लिए, उस प्रकृतिमय हो जाने के लिए ही लोग बार बार वहाँ जाने की इच्छा रखते हैं। तो ये प्रकृति का वर्णन, प्रकृति की के साथ प्रभु उसका सामीप्य, एक हो जाना लेखक का प्रकृति के साथ, वो यहाँ पे बताया गया है। तो इस चैप्टर से हमें ये सीख मिलती है कि कोई भी यात्रा हम करते हैं तो उस यात्रा में जा कर के हमें उसका डिटेल में सघन अभ्यास करना चाहिए, जिससे उसका आनंद भी लेना चाहिए, यानी कि खेल और मस्ती के साथ उसे जानना चाहिए, समझना चाहिए और उसका अनुभव भी हमें दूसरों को बताना चाहिए कि वास्तविक में प्रकृति क्या है। यानी कि प्रकृति को जो लोग नहीं जानते हैं वो प्रकृति का आनंद लुटा सकते नहीं है, ये यहाँ पे बताया गया है। तो यहाँ पे चैप्टर पूरा होता है। शब्दार्थ और टिप्पणी का अभ्यास करना है। स्वाध्याय आपको अपनी नोटबुक में या वर्कबुक में लिख देना है और ये सभी स्वाध्याय पंक्तियों का आशय स्पष्ट करना है। एक्सप्लेन द पोएम मैंने समझा है उसी तरह। हरियाली का सपना कुहासे के फूल में बदल जाना, ऐसा प्रश्न है, तो यह दृश्य किस समय का है ये भी हमें बताना है उसका अभ्यास करके। फिर उपसर्ग, ये प्रश्न आया है कि उचित उपसर्ग जोड़कर उनके विरुद्धार्थी शब्द बनाइए। उपसर्ग यानी जैसे प्रीफिक्स और एफिक्स इंग्लिश में होते हैं, ये यहाँ पे उपसर्ग यानी प्रत्यय प्रीफिक्स, शब्द के आगे या पीछे लगने वाले शब्द जो मूल शब्द के अर्थ को में बढ़ोतरी करता है या कम करता है, अर्थ में विशेषता लाता है, वैसे शब्द को क्या कहेंगे हम? उपसर्ग। यहाँ पे उपसर्ग यानी शब्द के मूल शब्द के आगे लगने वाला शब्द, अक्षर या शब्द, और प्रत्यय यानी शब्द के पीछे लगने वाला शब्द या वर्ण, अक्षर। तो यहाँ पे साधारण शब्द है तो इसका विरुद्धार्थी हम क्या कौन सा करेंगे? ऑपोजिट वर्ड असाधारण। तो अ क्या हुआ यहाँ पे बताया गया है, मैं आपको लिख के भी बताता हूँ कि ये साधारण शब्द है तो इसके आगे हम अ लगाएंगे, तो अ से क्या होगा? असाधारण। तो ये अ प्लस साधारण, तो अ क्या हुआ? उपसर्ग। उसी जगह पे हम जब साधारण का प्रत्यय लगाना चाहते हैं तो साधारणीय, तो य पीछे य आया, य,
तो इससे क्या होगा, वो होगा प्रत्यय, यानी पीछे लगने वाला प्रत्यय, आगे लगने वाला उपसर्ग। क्लियर। दूसरा शब्द है मान। तो मान का क्या होगा, अपमान। उदार, अनुदार, अन प्लस उदार। न क्या होगा, हलंत, ऐसे आएगा। और क्या आएगा, हलंत आएगा। अन प्लस उदार। रंग, बेरंग, बेरंग भी कह सकते हैं, कुरंग भी कह सकते हैं, वो ज़्यादातर ऐसा होता है। स्मृति तो विस्मृति शब्द वो चैप्टर में आ गया है। स्मृति यानी याद रखना, विस्मृति यानी भूल जाना। क्लियर। आगे देखते हैं उचित प्रत्यय। जो दूसरा शब्द प्रश्न भी आ गया, प्रत्यय यानी शब्द के पीछे लगने वाले शब्द या अक्षर। सुरमा, सुरमा शब्द है तो सुरमई मैंने वो चैप्टर में आया हुआ है, सुरमई आभा उड़ लेता है, तो सुरमई भी लग सकते हैं। बरसात, तूफान, तूफानी, बरसात, बरसाती, ई प्रत्यय आएगा। चमक, चमकीला, विस्फोट, विस्फोटक, वैसे पीछे लगने वाले शब्द बनते हैं। उचित प्रत्यय जोड़कर संज्ञा बनाइए। अब क्या करना है, प्रत्यय को जोड़ना है और संज्ञा बनाना है। संज्ञा यानी नाउन। तो वो भी कैसे बनाते देखते हैं कि लाल तो लालास, लालस क्या हुआ, संज्ञा हुआ। खामोश, खामोशी। कमजोर, कमजोरी। आकर्षक, आकर्षण, आकर्षक का क्या होगा, आकर्षण। आकर्षित भी हो सकता है। क्लियर। तो वैसे ही संज्ञा बनती है। वाक्य में प्रयोग करना है विस्फोट, चैप्टर में दिया गया है। आकर्षण, पारदर्शक, रोमांचक, तो इसका वाक्य में प्रयोग करना है। ये शब्द वाक्य में आए ऐसा वाक्य में लिखना है। तो यहाँ पे स्वाध्याय भी आपको तैयार करना है, लिख के भी, और एग्ज़ाम के लिए भी तैयार करना है। तो आपको इस सारा पूरा चैप्टर समझ में आ गया होगा। मेरी यूट्यूब चैनल है सतीश उपाध्याय के नाम से, उसको भी, उसमें जाकर के आप एक बार दूसरी बार रिवीजन के तौर पर वो उसे देख सकते हैं। इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया है कि आपको बार बार देखने की इच्छा हो, समझने के लिए या सुनने के लिए, तो ये काम आप कर सकते हैं। थैंक यू।